नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने प्रतिस्पर्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आपके जनरल साइंस के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। और ये मैं आपको बताऊं कि आप जब बायोलॉजी पढ़ते हैं और बायोलॉजी का बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, सबसे बेसिक टॉपिकों के अंदर आता है आपका बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो सेल बायोलॉजी है उसे कहते किसे हैं, सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कोशिका विज्ञान कैसे कहते हैं। तो बोले विज्ञान की वह शाखा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के यानी कोशिका के संगठन, कार्य तथा उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका के संगठन का, कार्यों का तथा उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उसी को हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा, कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? बोले विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं के कार्यों का, संगठन का तथा उनके अनुप्रयोगों का क्या करें, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सेल बायोलॉजी कह देते हैं। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं कि देखो हमें ये तो बात समझ में आती होगी कि जैसे कोशिकाओं के संगठन की बात की जाए या उनके कार्यों की बात की जाए, यहां तक तो बात समझ में आती होगी, लेकिन उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किस तरीके से किया जाता है। बेटा अनुप्रयोगों के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग क्या लेते हैं कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैव रसायनिकी। बेटा जो जैव रसायनिकी है, जिसे आप बायोकेमिकल के नाम से जानते हैं, ये किसका भाग है? ये कोशिकाओं के अनुप्रयोगों का भाग है। कैसे है, इस बात पे फोकस करना। देखो जैव रसायनिकी जो भी आपकी दवाइयां बनती हैं, वो सब की सब क्या है, बायोकेमिकल्स के अंदर आती है। वो सब किसके अंदर आती है? बायोकेमिकल्स के अंदर आती है। भाई आप सभी जानते हैं कि आपकी जो मेडिसिन वगैरह है वो सब क्या है, केमिकल्स ही हैं, है ना। तो लेकिन वो कैसे केमिकल्स हैं? बायोकेमिकल यानी कि जैव रसायनिकी है। मान लो जस्ट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपको फीवर हो गया, आपको क्या हो गया, बुखार हो गया। जैसे ही आपको बुखार हुआ तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बोला कि भैया आप क्या कर लो, पैरासीटामोल ले लो। क्या बोला? पैरासीटामोल ले लो। यही बोला भाई, पैरासीटामोल ले लो और इससे क्या हो जाएगा, आपका बुखार ठीक भी हो जाएगा। आप जानते हैं कि भाई एक दो खुराक में आपकी क्या हो जाएगी, बुखार ठीक हो जाएगा। तो हुआ क्या भैया, ये पैरासीटामोल केमिकल है, यानी कि जैव रसायनिकी का भाग है। ये जैव रसायनिकी का भाग है। ये क्या है आपका, बायोकेमिकल है, जैव रसायन है। और इसको खाने से आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? शरीर मतलब आपकी शरीर की कोशिकाओं पे इफेक्ट पड़ा कि भाई आपकी कोशिका WBC डैमेज हो रही थी, लेकिन आपको पैरासीटामोल खाने के बाद आपकी कोशिकाएं क्या हो गई, ठीक होना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ बेटा, एप्लीकेशन ऑफ सेल। तो ये क्या हुआ, ये एप्लीकेशन ऑफ सेल हुआ। बायोकेमिकल्स इसके अंदर आता है, एप्लीकेशन ऑफ सेल के अंदर आ जाता है। जैसे आपका डीएनए टेस्टिंग भी इसी के अंदर आता है। डीएनए टेस्ट भी किसके अंदर आता है, एप्लीकेशंस ही है, किसका, सेल का एप्लीकेशन ही है ना। ये क्या है, सेल का एप्लीकेशन ही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने अभी क्या पढ़ा है कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया भाई आपका, क्या नाम है आपका, कि भाई कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने कोशिका विज्ञान की क्या पढ़ी, परिभाषा पढ़ी है। अब आ जाते हैं अगले कि कोशिका किसे कहते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा आप सभी ने, है ना। लिखते हुए चलिए, आप सब नोट्स बनाते हुए चलिए। आगे देखते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। अगला जो पार्ट बनता है हमारा सेकंड, कि कोशिका किसे कहते हैं।
कोशिका किसे कहा जाता है? तो कोशिका क्या है भाई? सजीवों की सबसे छोटी मूलभूत क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। तो देख लीजिए कोशिका क्या है कि कोशिका सजीवों की मूलभूत सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। कोशिका किसे कहते हैं बेटा? कोशिका आपके शरीर की सबसे छोटी जो यूनिट है। और कैसी यूनिट है भाई? आपकी क्रियात्मक है और संरचनात्मक है। ठीक है, आपकी जो सेल है, सेल इज अ स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल क्या है? आपकी बॉडी की सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। कैसी है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है क्या? कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? बोले सजीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। बात सभी को समझ में आ गई है भाई? ठीक है, देखो हम संरचनात्मक की बात क्यों कर रहे हैं और क्रियात्मक की बात क्यों कर रहे हैं? तो देखो आपके शरीर का, देखो आपकी एक बेसिक सी चीज बताता हूं कि आपके मान लो शरीर है, उसमें सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक। ऊतकों से मिलकर क्या बनता है? अंग। अंगों से मिलकर क्या बनता है? अंग तंत्र। और आपके शरीर में मानव की बात करो तो मानव के शरीर में कितने? 11 अंग तंत्र होते हैं। और इन 11 अंग तंत्रों से आपके शरीर में किसका निर्माण हो रहा है? शरीर का निर्माण हो रहा है। तो आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या बनी? कोशिका बनी, है ना। आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका थी। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। और कोशिका किस प्रकार की इकाई है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कैसी इकाई बेटा? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कि जो भी देखिए कोशिकाओं में सारे जो अंग होते हैं, जो भी अंग, सारे अंग किससे मिलके बने? कोशिका से। तो जो सारे अंग होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। और हर अंगों की जो संरचना है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? कोशिकाओं के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है? कोशिकाओं के ऊपर निर्भर करती है। इसी प्रकार कोशिकाओं का ही कि भाई हर कोशिकाओं का जो अंग है उसका कार्य वो भी किसके ऊपर निर्भर करता है? कोशिकाओं। जैसे लीवर का अलग कार्य है ना, किडनी का अलग कार्य है, हृदय का अलग कार्य है, ब्रेन का अलग कार्य है, सब है ना अंगों का अलग कार्य है। और अलग अलग कार्य होने के कारण ही क्या है उनमें वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कोशिकाओं के ऊपर। ठीक है, चलिए तीसरी बात कर लेते हैं कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेल, है ना। कोशिकाओं के अध्ययन को स्टडी ऑफ सेल। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? साइटोलॉजी कहा जाता है ना। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। लिख लीजिए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है बेटा? साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई जब हम कोशिकाओं की बात करते हैं, तो बेटा कोशिकाओं के अंदर याद रखना है कि जो कोशिकाएं हैं उसकी खोज किसके द्वारा की गई है? कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा की गई है? तो याद रखना बेटा कोशिकाओं की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। कब की गई है? 1665 में। लेकिन ये जो कोशिकाओं की खोज करी है ये किस प्रकार की कोशिका थी भाई? मृत कोशिका थी। ये जीवित कोशिका नहीं थी, ये मृत कोशिका थी। क्योंकि इस कोशिका की जो खोज की गई है वो पहले के लकड़ी के ढक्कन हुआ करते थे,
आपके जैसे पहले जो बॉटल्स हुआ करती थी पहले के टाइम में, तो बॉटल्स लकड़ी की होती थी, तो उसके ढक्कन भी कैसे होते हैं, लकड़ी के। तो लकड़ी आपको पता है, लकड़ी है तो पादप का भाग, लेकिन वो तो लकड़ी जब पेड़ से अलग हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। तो ये कहाँ पे खोजा गया भाई, कहाँ पे किसमें खोजा गया, ये कॉर्क में खोजा गया था। किसमें खोजा गया था, कॉर्क में खोजा गया था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1665 में की गई थी। कब की गई थी, 1665 में की गई थी। लेकिन अगला प्रश्न यही उठता है कि सर मृत कोशिकाओं की खोज अगर रॉबर्ट हुक ने करी है तो जीवित कोशिकाओं की खोज किसने करी है। तो अगला पॉइंट यह है कि जीवित कोशिकाओं की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई है ना, किसके द्वारा की गई है भाई, आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। नाम याद रखना, फेमस नाम है, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम की जो वैज्ञानिक है, इनके द्वारा किसकी खोज की गई है, इनके द्वारा आपके जीवित कोशिकाओं की खोज की गई है। इन्होंने ये जो जीवित कोशिका है ये कहाँ पे ढूंढी थी भाई, कहाँ पे इनको मिली थी, पानी के अंदर। ये कहाँ मिली थी, ये किसी जल या सागर या तालाब के किनारे बैठे थे, है ना। तो पानी में इन्हें क्या मिले हैं, ये पानी में या जल में इन्हें क्या मिली है, ये जीवित कोशिका प्राप्त हुई है। और ये कब प्राप्त भाई, इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज कब करी है भाई, ठीक 9 साल बाद, 1665 के ठीक 9 साल बाद, यानी 1674 में की है। कब की थी भाई, 1674 में। सन 1674 में इन्होंने किसकी खोज की है, जीवित कोशिकाओं की खोज करी। जीवित कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई। कब की गई, 1674 में की गई है। इनके नाम कुछ और भी क्या है, कुछ खोजें और हैं, तो यहाँ पे मैं नोट करा देता हूँ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम कुछ और खोजें भी हैं। तो कौन कौन सी खोजें, जैसे इन्होंने किसकी खोज करी है, जीवाणु की खोज इन्हीं के द्वारा की गई है। जीवाणु की खोज किनके द्वारा की गई है, इन्हीं के द्वारा की गई है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, जीवाणु के जनक भी कहा जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु के क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आगे बात करते हैं, इन्होंने किसकी खोज करी है, आरबीसी कोशिकाओं की भी खोज इन्हीं के द्वारा की गई है। आरबीसी कोशिकाओं की खोज किनके द्वारा की गई है, इन्हीं के द्वारा। अच्छा, जीवाणु की खोज कब की गई है, जीवाणु की खोज 1600, ठीक 9 साल बाद, 74 के बाद 9 साल फिर ऐड कर देंगे, 1683 में क्या किया इन्होंने, जीवाणु की खोज की है। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई है। कब की गई है बेटा, 1683 में की गई है, ठीक है। और ये हो गई आपकी आरबीसी की खोज भी कौन कर रहा है भाई, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। अगला आ जाता है भाई आपके तीसरी क्या है, स्पर्म सेल। तीसरा क्या है भाई, स्पर्म सेल की खोज भी, ठीक है। स्पर्म सेल की खोज भी किसके द्वारा की गई है, ठीक है। स्पर्म सेल की खोज भी इन्हीं के द्वारा की गई है, ठीक है। स्पर्म कोशिका, ठीक है। स्पर्म कोशिका की खोज भी किनके द्वारा की गई, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इनके नाम 3 अलग अलग खोजें और बताइए कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, जीवित कोशिकाओं की तो खोज की है, ठीक है। दूसरा काम क्या किया इन्होंने, जीवाणु की भी खोज की है। तीसरा इन्होंने आरबीसी कोशिकाओं की भी खोज की है। और अगला क्या, इन्होंने स्पर्म कोशिका की भी खोज की है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ साइंटिस्टों का नाम ले लेते हैं, ठीक है। और भी कुछ खोजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसी चैप्टर में, कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, सेल, ठीक है, थ्योरी किसके द्वारा दी गई। देखिए कोशिका सिद्धांत देने के लिए 2 वैज्ञानिक आए, जिन्होंने 1839 में
1839 में कोशिका सिद्धांत दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया था भाई? दो नाम याद रख लेना, एक तो स्लाइडेन, कौन है स्लाइडेन, और दूसरा है स्वान। भाई आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जो स्वान है वो किस विभाग से संबंधित है या किसके विशेषज्ञ है, या स्लाइडेन है ये किससे संबंधित है। तो भाई एक छोटी सी बात ये कि संस्कृत भाषा में जो स्वान है ना, स्वान को क्या कहा जाता है? कुत्ता कहा जाता है। अगर आपने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी है तो आपको पता लगेगा कि जो स्वान होता है ना उसे संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? कुत्ता कहा जाता है। और कुत्ता क्या है? एक जंतु है। कुत्ता क्या है? एक जंतु है, एनिमल है। तो भाई जो स्वान साइंटिस्ट थे ये जंतु जगत के क्या थे? जंतु जगत के विशेषज्ञ थे। ये क्या थे आपके? जंतु जगत के विशेषज्ञ थे। ठीक है, ये जंतु जगत के विशेषज्ञ थे। अब जो स्लाइडन थे वो बचे हुए किसके? पादप विज्ञान के। किसके? पादप विज्ञान के क्या थे भाई? आपके विशेषज्ञ थे। ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1839 में दिया गया था। किस किस के द्वारा दिया गया था? स्लाइडन और स्वान। स्वान क्या थे? आपके जंतु विज्ञान के या जंतु जगत के विशेषज्ञ थे। वहीं बोटनी के यानी कि पादप विज्ञान के जो विशेषज्ञ थे वो कौन थे? आपके, है ना, स्लाइडेन थे। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे कुछ और खोजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखो, जो कोशिका सिद्धांत था ना वो स्लाइडन और स्वान ने दिया जरूर था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं था अपने आप में कंप्लीट नहीं था। तो उनसे एक सवाल पूछा गया था, क्यों कंप्लीट नहीं था, या उन्हें बाद में पूरी तरीके से कंप्लीट क्यों नहीं बोला गया? भाई उसका पीछे का कारण क्या था? उनसे ये पूछा गया था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो एक कोशिका से दो कोशिकाएं, एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका, चार कोशिका से आठ कोशिका, आठ कोशिका से 16 कोशिका, 16 कोशिका से 32 कोशिका, 32 कोशिका से 64 कोशिका। मतलब ये अपनी कोशिकाएं अपने आप में विकास कैसे कर रही हैं, अपने आप में वृद्धि कैसे कर रही है, इनसे ये सवाल पूछा गया। और स्लाइडन और स्वान वहां पे क्या हो गए? चुप हो गए। क्या हो गए? चुप हो गए। भाई साहब इसका तो जवाब हमारे पास नहीं है। उनका ही बेस्ट फ्रेंड था भाई साहब, पीछे बैठा हुआ था। स्लाइडन स्वान का जो बेस्ट फ्रेंड था उनके पीछे बैठा हुआ था। बोले अब की बार बाजी मैं मार के ले जाऊंगा। और उसके दोस्त का नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था बेटा उनका? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो पीछे पीछे बैठा देगा तो अब आ गया मजा। क्या कह रहा था? अब आ गया मजा, अब ना पता इनको, हम बताएंगे। तो 1839 के बाद कोशिका सिद्धांत को आगे किसके द्वारा बढ़ाया गया? कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? आगे बढ़ाया किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। किसने बढ़ाया भाई? रुडोल्फ विर्चो ने बढ़ाया। कब बढ़ाया था भाई? 1855 में इन्होंने आगे की कोशिका सिद्धांत की आगे की थ्योरी दी थी। कोशिका सिद्धांत की आगे की थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 1855 में दी गई थी। कब दी गई थी बेटा? 1855 में। अच्छा एक चीज और नोट करने वाली है कि जो रुडोल्फ विर्चो इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत दिया, उन्होंने कोशिका विभाजन को भी समझाया। लगता है भाई एक कोशिका दो कोशिकाओं में बदल गई, दो 4 में बदल गई, 4 8 में बदल गई, 8 इस तरीके से 16 में बदल रही है। तो क्या था? कोशिका विभाजन था। क्या था बेटा? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की सबसे पहले जो नींव रखी गई थी वो किस भाई साहब के द्वारा रखी गई थी? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। किसके द्वारा रखी गई थी? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा, है ना। तो इसमें लिख लेना कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की नींव रखी गई। क्या रखी गई थी भाई? कोशिका विभाजन की नींव रखी गई थी। कोशिका विभाजन की क्या रखी गई थी भाई साहब? नींव रखी गई थी। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए भाई? अभी अपन खोजों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो इससे पहले कौन कौन से हो गए, देखो एक बार देख लेते हैं।
ये 5 हो गए, ये भाई साहब छठे हो गए, ये छठा पॉइंट हो गया और ये 7वां पॉइंट हो गया, है ना। ये आपके क्या हो गए 7 पॉइंट हो गए। और भाई साहब नोट करते चलो, एक एक पॉइंट क्या करते चलो, नोट करते हुए चलो। ये सारे मैं वो खोज बता रहा हूँ इस चैप्टर में जो किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी क्या की गई है, पूछी गई है। तो ये सारी वो खोजे हैं, तो एक एक करके अपन लगते हैं खोजे पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, खोजे पढ़ रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, कुछ और बढ़िया खोजे पढ़ लेते हैं। कौशी का सिद्धांत हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो केंद्रिका है उसकी खोज किसके द्वारा की गई। केंद्रिका की खोज फोंटाना नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई और कब की गई, 1781 में की गई। कब की गई, 1781 में की गई। नोट कर लीजिए 8वां पॉइंट नोट कर लीजिए कि केंद्रिका की खोज फोंटाना के द्वारा 1781 में की गई। आगे देख लेते हैं कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई। अगला देख लो भाई, केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई भाई, रॉबर्ट हुक के द्वारा नहीं, रॉबर्ट हुक तो गए वो आपके, ये कौन है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। भाई रॉबर्ट हुक कौन से थे, जिन्होंने कोशिका की खोज करी थी। जिन्होंने किसकी खोज करी थी, अरे भाई रुक जा, भाई, ठीक है। ये लीजिए, तो किसके द्वारा भाई, कब की गई थी, 1831 में की गई थी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 10वां पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं भाई, केंद्रक की खोज के बाद अगला देख लेते हैं भाई, 10वां पॉइंट देख लेते हैं, जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई। अगला है जीव द्रव्य की खोज यानी प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई। भाई देखो अगला पॉइंट कि जो जीव द्रव्य है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो जीव द्रव्य के द्वारा किसकी खोज की गई, जीव द्रव्य की ई पुरकिंजे के द्वारा, ई पुरकिंजे के द्वारा, ठीक है। कब की गई, 1838 में, ठीक है। 1839 में, है ना, 1839 में की गई, इसको ठीक कर लो, है ना, 1839 में की गई, ठीक है। आगे बढ़ जाएं क्या, और देख लेते हैं भाई। ये खोजें लिखते चल रहे हैं अपन ने इस चैप्टर में सबसे पहले क्या चीजें स्टार्ट कर दी हैं, इस चैप्टर से संबंधित जो जो खोज है ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं भाई। हाँ भाई, अब देखो भाई अगला पॉइंट देख लीजिए कि डीएनए के डबल हेलिकल संरचना की खोज किसके द्वारा की गई। डीएनए के डबल हेलिकल संरचना की खोज किसके द्वारा की गई। तो पहले तो ये देख लेते हैं डबल हेलिकल संरचना क्या होती है। आप लोगों ने ये संरचना तो देखी ही होगी डीएनए की, कुछ इस प्रकार से। ये संरचना जो है ये किसकी संरचना है, डीएनए की संरचना है। और जो ये कैसी संरचना है, हेलिकल संरचना है, ये वलयनुमा संरचना है। ये कैसा है, वलयनुमा संरचना है। तो इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है, वाटसन व क्रिक के द्वारा। किसके, है ना, वाटसन व क्रिक के द्वारा, वाटसन व क्रिक के द्वारा, है ना, 1953 में की गई है ना, 1953 में की गई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई, और कुछ खोजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम बात करें भाई, अगर कोशिकाओं की बात पढ़ रहे हैं, हम कोशिका पढ़ रहे हैं, तो कोशिकाओं की खोज कब संभव हो पाई। मैं कह रहा हूं अगर कोशिका की ऐसी क्या चीज है कि अगर वो नहीं होती तो कोशिकाओं की खोज संभव ही नहीं हो पाती। सूक्ष्मदर्शी, लेंस, है ना भाई, अगर लेंस ही नहीं होता तो सूक्ष्मदर्शी नहीं बनता,
और सूक्ष्मदर्शी नहीं बनता तो शायद आप कोशिकाओं की चीजों को डिस्कस भी नहीं कर पाते। तो कोशिकाओं खोज करने में सबसे मेन जो अहम भूमिका निभाई गई है वो किसकी निभाई गई है? सूक्ष्मदर्शी। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है ये आधुनिक है। कैसी है? आधुनिक है। आधुनिक सूक्ष्मदर्शी है, आज के टाइम में यूज की जाने वाली सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, तो आजकल तो आपको पता ही लग रहा होगा कि आजकल हम किस लेवल पे माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे हैं। आजकल माइक्रोस्कोप इतना बड़ा दिखाया जा रहा है किसी भी इमेज को। तो एक माइक्रोस्कोप है और उसमें ही बताया गया है कि आप किसी भी चीज को पता है कितना गुना बड़ा कर सकते हैं? 2 लाख गुना। किसी भी चीज को आप ये बात करो कि अगर 2 लाख गुना बड़ा कर दें। आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अगर आप, मैं बोलूं कि किसी चीज का अगर साइज बड़ा करके देखना है, आपको जूम करके देखना है, तो उसके ओरिजिनल साइज से आप उसे कितना बड़ा कर पा रहे हैं? 2 लाख गुना। इमेजिन करके देख लो भाई, 2 लाख गुना कितना बड़ा होता है। मतलब मैं मानूं कि कोई कोशिका है, छोटी सी कोई कोशिका है, सेल है। आपको पता है कोशिका नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। आप खूब देख लो, खूब बैक्टीरिया आपके हाथ पे लगे हुए हैं, ढूंढ के बता दो कौन सा बैक्टीरिया कहाँ बैठा हुआ है। कुछ नहीं देख के बता सकते, नहीं बता सकते। आप अगर इसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो शायद थोड़ा पता लगा लोगे कि इसमें इस प्रकार से मेरे हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया लगे हुए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी भी, अगर मुझे सूक्ष्मदर्शी से देखने का मौका मिले जो आजकल की जो साइंटिस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं, तो भाई साहब उस सूक्ष्मदर्शी को, उस बैक्टीरिया को कितना गुना बड़ा करके देखा जा सकता है? 2 लाख गुना। 2 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया भाई। ये मान चलो कि उस सूक्ष्मदर्शी का आप इतना वाइडली बड़ा कर सकते हैं। बहुत बड़ी स्क्रीन लगा दी मैंने उस, और बहुत बड़ी स्क्रीन पे भी हम उसे क्या कर पा रहे हैं? ऐसे जूम कर पा रहे हैं। जो चीज हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे रही थी, हम उसे क्या कर पा रहे हैं? बड़ी सी स्क्रीन पे जूम करके देख पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है अपने लिए, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई है? नॉलवे रस्का नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई है। नॉलवे रस्का नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है भाई? नॉलवे रस्का नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई है। अच्छा, कब की गई है? इसकी खोज कब की गई? 1950 में की गई है। कब की गई है? 1950 में। पेपर में आया हुआ एक सवाल है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से पहले कौन से सूक्ष्मदर्शी का उपयोग? भाई किसी ना किसी सूक्ष्मदर्शी का तो उपयोग होता ही होगा। तो बोले सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक यानी आधुनिक सूक्ष्मदर्शी से पहले कौन से सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता था? आधुनिक सूक्ष्मदर्शी से पहले तो हम इसे बोल सकते प्रकाशीय। कौन सा? प्रकाशीय। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी या प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, इसी को आप क्या बोल देते? ऑप्टिक। ठीक है, ऑप्टिक्स माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसी को आप क्या बोल देते? ऑप्टिक माइक्रोस्कोप। यानी इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी कैसा है? आज के टाइम में यूज किया जाने वाला सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉनिक। और इसकी खोज कब हुई थी? 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी चलता आ रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन होता जा रहा है, वही बढ़ता हुआ जा रहा है, वही अपडेट होता हुआ जा रहा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कौन से सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता था? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता। ये आपके आधुनिक सूक्ष्मदर्शी से थोड़ा कम ही था, ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब उससे थोड़ा सा कम था। चलो आगे और खोज की बात कर लेते हैं। भाई देखो, जीवाणु की खोज तो आपको पता है। विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई? विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई? विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई? इवानोवास्की के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? इवानोवास्की के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई भाई? इवानोवास्की के द्वारा की गई। विषाणु यानी वायरस, है ना,
वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? वायरस की खोज इवानोवास्की के द्वारा की गई थी। ठीक है बेटा, लिखते हुए चलो। ठीक है, इवानोवास्की के द्वारा हमारी क्या की गई थी? ये खोज की गई थी। तो ये कुछ खोजें हैं, यहाँ पे मैंने कुछ खोजें आपको लगभग 12-13 प्रकार की खोजें लिखवा दी है। ठीक है, और ये सारी ही क्या है, पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आपको कम से कम पता होनी ही चाहिए। ये ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं अब तक। ये जो मैंने लिखवाए हैं ये सब आपकी खोजें पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो इसलिए ये सारी खोजें क्या रखें, आपको याद रखनी है अपन को ये सारी। ठीक है, ये खोजें सारी क्या रखनी है अपन को, याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, इसी क्रम में अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं कि भाई कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो लिखना, उत्पत्ति के आधार पे कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। अब कोशिकाओं के विभाजन पे आ जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। कोशिकाओं को कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, चलिए भाई, कौन कौन से हैं वो 2 भाग? कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं भाई। कौन कौन सी होती है देख लो। मैं यहाँ पे इसको 2 भागों में बांट रहा हूँ, लिख दूँ क्या भाई? यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसके 2 भाग यहीं पे कर दिया हूँ। ठीक है, एक तो भाग कौन सा हो गया, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, क्या बोल रहे, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका। भाई उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। उत्पत्ति मतलब कि किसी भी चीज की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, अरे किसी भी चीज की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इमेजिन करो कि जो अर्थ है, धरती है, इसमें किसी भी सजीव की उत्पत्ति हुई कैसे होगी, है ना। तो उसी